बड़ा सा कमरा जिसकी दीवारों पर गुलाबी रंग किया हुआ है। दीवारों पर अलग अलग कार्टूनों की तस्वीर लगी हुई। कमरे में लगे गोल आलीशान मखमली बेड पर सो रही एक खूबसूरत सी 22 से 23 वर्ष की लड़की और उसके मुंह पर खिड़की से पड़ रही हल्की सी रोशनी, जिससे बचने के लिए वो अपना मुंह तकिए में छिपा लेती है। कुछ देर बाद उसके कानों में अपनी माँ जानकी जी की आवाज़ पड़ती है। जानकी जी, त्रिशा उठ जा, अब तो देख सूरज सिर पर आ गया है। त्रिशा अलसाई सी आवाज़ में, माँ तो सूरज को बोलो बाद में आना, अभी मेरी बेटी को और सोना है। जानकी जी, सूरज तेरी तरह आलसी नहीं है जो वो तेरी बात मान ले और देर से आए। चल अब तू भी आलस छोड़ और जल्दी से उठकर तैयार हो जा, वरना कॉलेज के लिए देरी हो जाएगी। और अगर तेरी दादी को पता चला कि तू अभी तक सो रही है तो पता है ना, फिर तुझे उनका प्रवचन सुनना पड़ेगा। त्रिशा आंखें मलकर उठकर बैठते हुए, दादी को और कोई काम धाम तो है नहीं, जब देखो इस अपनी तरफ इशारा करते हुए नन्ही सी जान के पीछे पड़ी रहती हैं। फिर दीवार पर लगी कार्टूनों की तस्वीरों को देखते हुए, क्यों सही कहा ना मैंने मेरे दोस्तों। जानकी जी, वो दादी है तेरी और उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते। एक तो तेरी ये कार्टून पता नहीं कब बड़ी होगी तो कहाँ बाकी लड़कियों के कमरे में इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी होती हैं, और एक तू है जिसने अपने कमरे की दीवारों को इन कार्टूनों से भरा रखा है। त्रिशा, माँ ये सब तो मेरे दोस्त हैं, और रही दादी की बात तो मैंने गलत क्या कहा। मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी होती है कि भगवान जी ने इतना खतरनाक पीस बना कैसे दिया। उन्हें हम बच्चों पर तरस नहीं आया क्या। जानकी जी, उसका कान मरोड़ते हुए उठते ही, तेरी ये नौटंकी फिर से शुरू हो गई। अब चल अपनी यह नौटंकी बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। त्रिशा दर्द से कराहते का नाटक करते हुए, मम्मी मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपकी पूजनीय सासू माँ के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। जानकी जी अपना माथा पीटते हुए वहाँ से चली जाती है। त्रिशा भी उठकर जल्दी से तैयार हो जाती है और नीचे आती है। जैसे वो नीचे आती है तो सुमित जी हॉल में ही बैठे होते हैं और उन्हें ही देखते वह बोलती हैं, सुमति जी, सुमति देवी, अरे राजकुमारी जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए। अभी तो सूरज देवता को आए हुए भी तो 3 घंटे ही हुए हैं, अभी और आराम करना था। त्रिशा इतराते हुए, मैंने सोचा कि क्यों ना आज सूरज देवता को भी थोड़ा हैरान कर दिया जाए जैसे आपको किया है। सुमति देवी अपना माथा पीटते हुए, अरे ओ मूर्खों की महारानी, मैं तुझे यहाँ ताना मार रही हूँ और तू इतरा रही है। त्रिशा, दादी पहले तो आप ना सही से तय कर लीजिए, उसके बाद ही मुझे बोलिएगा। सुमति देवी सवालिया नज़रों से, अब ये भी बता ही दे कि मैं क्या तय कर लूँ। त्रिशा अपने बालों को उंगली में लपेटते हुए, यही कि एक तरफ तो आप मुझे राजकुमारी कह रही हैं और दूसरी तरफ मुझे जल्दी उठने के लिए भी कह रही हैं। अब भला आप ही बताइए कि कौन सी राजकुमारी इतनी सुबह सुबह उठनी है। सुमति देवी अपने हाथ में पकड़ी माला को फेरते, सिव सिव सिव, पता नहीं ये कैंची की तरह जुबान इसके पास कहाँ से आ गई है। त्रिशा अपनी दादी की तरह ही अभिनय करते हुए, सिव सिव, इतना खड़ूसपन पता नहीं इसके पास कहाँ से आ गया है। सुमति देवी, रोहित जी से देख ले अपनी लाडली को, कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। त्रिशा खुशी से झूमते हुए, मैं जीत गई, मैं जीत गई। दादी के पास अब मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने पापा का सहारा लेते हुए अपने सारे हथियार डाल दिए। सुमति देवी उसे आंखें दिखाते हुए, कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, पता नहीं मैं क्यों इसके साथ अपना माथा पीटने लग जाती हूँ। सुबह सुबह इससे उलझने से अच्छा है कि जाकर भगवान का नाम जप लूँ, ताकि स्वर्ग तो नसीब हो। त्रिशा उन्हें छेड़ते हुए, भगवान जी तो आपको बनाकर ही पछता रहे होंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। अब आपको स्वर्ग में अपने पास बुलाकर उन्होंने खुद के लिए मुसीबत थोड़ी ना खड़ी करनी है। रोहित जी त्रिशा को घूरते हुए, बस करो त्रिशा, दादी हैं वो तुम्हारी।
सुमति देवी इस नौटंकी का और हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उनके जाने के बाद रमन त्रिशा से कहता है, रमन यार तू क्यों दादी को तंग करती रहती है। त्रिशा अपने कंधे उचकाकर, मैंने उन्हें कब तंग किया, वो खुद ही तंग होने के लिए मेरे पास आ जाती हैं तो मैं क्या करूं। उन्होंने तो मुझे अपना खाना हजम करने वाला चूर्ण बना रखा है। जब तक तीनों समय मुझसे उलझ ना ले उनका खाना हजम नहीं होता, इसलिए तो मैं उनकी मदद कर देती हूँ। रोहित जी बहुत मदद कर दी तूने उनकी, चल अब जाकर खाना खा ले और कॉलेज जा। त्रिशा उनके पास जाकर उनके गले में अपनी बाहें डालते हुए, क्या पापा आप भी उनके कारण सुबह सुबह नीम बन रहे हैं। आपको तो पता है कि ये सब तो हमारा रोज़ का ही है, इसलिए आप इस बारे में सोचकर खुद को कड़वा मत कीजिए। आप मीठे मीठे गुलाब जामुन की तरह ही अच्छे लगते हैं। रोहित जी उसके सिर पर चपत लगाते हुए, पता नहीं तेरी ये नौटंकी कब बंद होगी। त्रिशा मुस्कुराते, कभी नहीं रमन। हाँ वैसे अगर इसकी ये नौटंकी बंद हो गई तो घर की रौनक ही चली जाएगी। आरती जी मुस्कुराते हुए, हाँ ये तो है, क्योंकि हमारे घर में इसके अलावा कौन इतनी चपर चपर करता है, इकलौती यही तो है। त्रिशा इतराते हुए, देखा कितनी गुनी हूँ मैं, बस कभी मान ही नहीं किया। त्रिशा की ये बात सुनकर सभी उसके आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलते हैं और फिर वो चारों हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद रोहित जी और रमन अपनी जानी मानी कंपनी कपूर कारपोरेशन के लिए निकल जाते हैं और त्रिशा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज जाते त्रिशा सबसे पहले जाकर अपने बॉयफ्रेंड अमित के पास आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, त्रिशा बेबी कैसे हो तुम, पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। देखो तुम्हारी याद में मैं खिले हुए गुलाब की जगह सूखा गुलाब हो गई। अमित उसे खुद से अलग करते हुए, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सालों बाद मुझसे मिल रही हो, जबकि सच तो ये है कि कल शाम 5 बजे तक हम कॉलेज में साथ ही थे और अभी भी सुबह के 9 बजे ही हैं। त्रिशा अपने हाथों से अभिनय करते हुए, तुम क्या जानो इस दिल का हाल अमित बाबू, किस कदर ये दिल तुम पर फिदा हुआ है। मेरा तो तुमसे कुछ पल दूर रहने पर ही हाल बुरा हुआ है। अमित क्या बात है, तुमने तो शेरो शायरी करनी भी सीख ली। त्रिशा ये जो इश्क है ना अमित बाबू, ये सब कुछ खुद ही सिखा देता है। अमित उसके आगे हाथ जोड़कर, ठीक है देवी जी अभी के लिए इतना ही बहुत है, चलो अब चलकर अपनी क्लास के दर्शन भी कर लिए जाएं, बाकी की सीख बाद में ले लेंगे। त्रिशा मायूस सी शक्ल बनाते हुए, आज क्लास में जाना ज़रूरी है क्या, क्यों ना आज क्लास में ना जाकर कैंटीन में बैठकर प्यार भरी बातें करें। अमित बिल्कुल भी नहीं, तुम तो रईस परिवार की बेटी हो, अगर तुम्हारे नंबर कम भी आए तो भी कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, पर मेरे पापा भर्ता बना देंगे। त्रिशा मुझे कौन सा छोड़ेंगे यार, मेरी वो हिटलर दादी है ना, हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अमित अच्छा फिर तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी शादी के लिए मानेंगी। त्रिशा कुछ सोचकर, बिल्कुल भी नहीं मानेंगी, क्योंकि उन्हें उनके रुतबे के बराबर का दामाद चाहिए। अमित तो फिर मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे घूमता रहता हूँ जब हमारी शादी होनी ही नहीं। त्रिशा अपने कंधे उचकाकर, मैंने कब कहा कि हमारी शादी नहीं होनी। अमित अभी तुमने ही तो कहा है कि तुम्हारी दादी नहीं मानेंगी। त्रिशा हाँ तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा रास्ता है ना। अमित सवालिया नज़रों से, कौन सा दूसरा रास्ता। त्रिशा खुश होते हुए, हम घर से भाग जाएंगे, पता है मेरा कितना मन है भाग कर शादी करने का। जरा सोच कर देखो, मैं शादी का लहंगा पहने तुम्हारे साथ भागी जा रही हूँ और पीछे से मेरी हिटलर दादी मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं और थोड़ी दूर जाकर वो थक कर वहीं ज़मीन पर बैठकर हाँफने लगती हैं और हम दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं और अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। कितना मजा आएगा ना। अमित उसके आगे चुटकी बजाते हुए, अगर तुम्हारा घोंसला पूरा बनकर तैयार हो गया हो तो अब हकीकत में भी वापस आ जाओ। त्रिशा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, यार तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे शब्दों पर ध्यान ना देकर मेरी भावनाओं पर ध्यान दिया करो। बस मुझे कुछ नहीं पता, हम दोनों भागकर शादी करेंगे। मैं ना आज ही जाकर शादी का लहंगा खरीद लाऊंगी ताकि उसे पहनकर रोज़ भागने का अभ्यास करती रहूं।
जब सच में भागना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर दूल्हा ही भागते हुए गिर गई तो अच्छा नहीं लगेगा, दुल्हन ही भागते हुए गिर गई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अमित उसके आगे हाथ जोड़कर, देवी जी आपको जो करना है बाद में कर लेना, पहले चलकर पढ़ाई कर लो। त्रिशा मुँह बनाते हुए, बहुत बोरिंग हो तुम। कहाँ मैं हमारे भविष्य को लेकर योजना बना रही थी और तुम्हें पढ़ने की पड़ी है। अमित झल्लाते हुए, यार तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती क्या? जब देखो तब बक बक करती रहती हो। त्रिशा अपनी आंखें बड़ी करते हुए, आहा तुम भी मेरी दादी की तरह बोलने लग गए। ठीक है अब तो मैं बोलूँगी ही नहीं। ये लगा लिया मैंने अपने होठों को ताला। अपने होठों पर उंगली रखते हुए, अमित बहुत बहुत धन्यवाद, अब बस अपनी बात पर पक्की रहना। त्रिशा बुरा सा मुँह बनाकर वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती। अमित भी उसके पीछे पीछे क्लास में चला जाता है। अभी क्लास शुरू होने में समय था तो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। त्रिशा के लिए चुप रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो बार बार उम्मीद भरी नज़रों से अमित की तरफ देख रही थी ताकि वो उसे बोलने के लिए कह दे। पर अमित को तो जैसे ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला था, इसलिए वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। जब त्रिशा को यकीन हो गया कि अमित उसे बोलने के लिए नहीं कहेगा तो वो खुद ही बोल पड़ी, त्रिशा यार कितने खड़ूस हो तुम। ये नहीं कि बेचारी मेरी एकलौती प्यारी सी गर्लफ्रेंड कब से चुप बैठी है, उससे बात ही कर लो। अमित अपना मुंह फाड़ कर उससे देखते हुए, कब से? अरे अभी 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए तुम्हें चुप हुए और फिर से तुम्हारी बकबक शुरू हो गई। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता क्या कि मैं शांति से रह लूँ कुछ समय? त्रिशा घर जाने के बाद शांति से रहते तो हो। अमित हाँ बड़ी शांति से रहने देती हो ना तुम। घर जाते ही तुम्हारे फ़ोन आने शुरू हो जाते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतना बोलते हुए थकती नहीं हो क्या? त्रिशा थकती तो हूँ, पर जब तक चुप रहती हूँ तब बोलते समय तो कसरत होती रहती है ना, और कसरत तो शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। अमित पर तुम्हारी ये कसरत दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक है। त्रिशा चलो कोई बात नहीं, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगी, पर अभी काम की बात सुनो। अमित हंसते हुए, अच्छा तुम्हें काम की बात भी करनी आती है? त्रिशा उसे घूरते हुए, और नहीं तो क्या। अमित ठीक है फिर सुनाओ। त्रिशा आज मैं पूरे 5 मिनट चुप रही तो इस बात पर पार्टी तो बनती है ना। अमित अपना माथा पीटते हुए, ये थी तुम्हारी काम की बात? त्रिशा और नहीं तो क्या, कितने तो काम की बात है ये। अमित अपने खाली जेबें दिखाते हुए, इन खाली जेबों के सहारे कौन सी पार्टी होगी? त्रिशा प्यार से, अरे बेबी मेरे होते हुए तुम्हारी जेब खाली कैसे हो सकती है? मैं हूँ ना। अमित अपने मन में, इसी कारण तो मैं तुम्हारी इस बकबक को झेलता हूँ, वरना कौन सारा दिन अपना दिमाग ख़राब करे? तुम जैसे दिमाग खाऊं लड़की के पीछे पता नहीं इसके परिवार वाले कैसे झेलते होंगे इसे। त्रिशा उसके आगे चुटकी बजाते हुए, कहाँ खो गए तुम? अमित सफाई से झूठ बोलते हुए, वो तो मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम मिले। त्रिशा इतराते हुए, वो तो है। अमित अपने मन में, कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, ठीक वैसे ही मुझे भी इस बातूनी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना पड़ा है। त्रिशा उसको हिलाते हुए, यार तुम फिर से खो गए। अमित नहीं, वो मैं सोच रहा था कि अभी तो लेक्चर लगेंगे तो हम पार्टी बाद में कर लेंगे। त्रिशा मुस्कुराते हुए, ठीक है। दोनों की बातचीत पूरे होने के कुछ समय बाद उनके एक के बाद एक लेक्चर लगने लग जाते हैं और दोनों अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को जब त्रिशा कॉलेज से घर वापस जाती है तो उसकी दादी सुमति देवी हॉल में ही बैठी होती हैं। त्रिशा को देखने के बाद वो उससे कहती हैं, सुमति देवी आ गई तुम? क्या बात है आजकल तुम कॉलेज से इतनी देर से क्यों वापस आती हो? कहीं कोई झोल मोल तो नहीं कर रही ना? त्रिशा उन्हीं के अंदाज में, क्या बात है दादी, आप तो बड़ी होशियार हो गई हैं। मुझे लगता है कि आप पर बादाम खाने का असर होने लगा गया है, तभी तो आपने मेरी चोरी इतनी आसानी से पकड़ ली। सही कहा आपने, मैं बहुत बड़ा झोल मोल कर रही हूँ, पता है कौन सा? सुमति देवी गौर से उसकी तरफ देखती हुई, कौन सा? त्रिशा गंभीर होकर, आपको भगाने का। हाँ हाँ। सुमति देवी बड़बड़ाते, हे भगवान, ऐसी लड़की को मेरी पोती बनाकर आपने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है? आपने अगर मुझे पोती देनी ही थी तो
एक प्यारी सी पोती देते ना, जो मेरे घर के बाकी सदस्यों की तरह होती, सीधी सादी और शांति प्रिय। त्रिशा अपने कंधे उचकाकर, मैं तो बिल्कुल सीधी सादी हूँ, देखिए ध्यान से मेरी तरफ, कहाँ से टेढ़ी लग रही हूँ मैं। सुमति देवी अपना माथा पीटते हुए, कुछ नहीं हो सकता तेरा। त्रिशा आराम से सोफे पर पसर कर बैठते हुए, कोई बात नहीं दादी, अब आप आराम से मुझसे उलझ लीजिए, खड़ी खड़ी थक गई थी मैं। सुमति देवी उसे घूरते, मतलब मैं तुझसे उलझती हूँ? त्रिशा अपना पेट पकड़कर हंसते, मतलब अभी भी आपको शक ही है? सुमति देवी गुस्से में त्रिशा उनकी बात को बीच में काटते, दादी गुस्सा करके खुद को टमाटर की तरह लाल मत कीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि दोपहर में मैं घर पर नहीं होती तो आपका खाना हजम नहीं होता। अब देखिए मैं आपके सामने बैठी हूँ तो आराम से अपना खाना हजम कर लीजिए। सुमति देवी मुंह बनाते, मुझे लगता है खाना तो तेरा हजम नहीं होता। त्रिशा अपने खाने का डिब्बा उनके आगे नचाते, ठीक है फिर आपको मुझे ताने ही मारने हैं तो कर लीजिए अपनी दिली इच्छा पूरी, वरना मैं तो आपके लिए आपकी मनपसंद पानी पूरी लेकर आई थी, पर अब जब आपके ताने ही सुनने हैं तो ठीक है भाई, फिर मैं अपना ये छोटा सा मन मार कर इन्हें खुद ही खा लेती हूँ। सुमति देवी को पानी पूरी कुछ ज़्यादा ही पसंद थी, इसलिए पानी पूरी का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ गया और वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर त्रिशा के पास आकर बैठते हुए प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, सुमति देवी, अरे पगली मैं तो मजाक कर रही थी, अब तेरी दादी तुझसे थोड़ा सा हंसी मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि दुनिया की हर दादी को तेरी जैसी ही पोती मिले, मेरी अकेले के ही भाग क्यों फूटे। त्रिशा उन्हें घूरते हुए, दादी। सुमति देवी, ओ सच गलती से बोल गई, मेरा मतलब था कि सिर्फ मेरी अकेले के भाग ही क्यों चमके। त्रिशा, अब बिल्कुल सही है। सुमति देवी खुश होते, सही है ना, तो फिर जल्दी से मुझे ये पानी पूरी दे दे मेरी लाडो। त्रिशा टिफ़िन उन्हें पकड़ाते, ये लीजिए मेरी प्यारी दादी, आप आराम से बैठकर खाइए, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। इतना कहकर त्रिशा वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। उसके वहाँ से उठते ही सुमति देवी जल्दी से उस डिब्बे को खोलती है। जैसे ही वो उस डिब्बे को खोलकर देखती हैं तो वो डिब्बा बिल्कुल खाली होता है। खाली डिब्बा देखने के बाद सुमति देवी त्रिशा से कहती है, सुमति देवी, त्रिशा यह डिब्बा तो खाली, पानी पूरी कहाँ है? त्रिशा अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए, मेरे पेट में, मैं आपको क्या बताऊं दादी, पानी पूरी इतनी अच्छी थी ना कि खाकर मज़ा ही आ गया। सुमति देवी उसे घूरते, मतलब इतनी देर से तू मुझे ऐसे ही पानी पूरी के सपने दिखा रही थी? त्रिशा इतराते हुए, हाँ वो तो आपके मुंह से आज मुझे अपनी तारीफ़ सुनने का मन किया तो बस इसलिए ऐसा कह दिया, और देखिए मेरे इस प्लान ने तुरंत असर भी कर दिया। पानी पूरी का नाम सुनते आपने मेरे कितने गुणगान किए। सुमति देवी गुस्से में, गलती हो गई मुझसे जो तेरी तारीफ़ कर दी, वह तो पानी पूरी का नाम सुनकर मेरी जुबान फिसल गई थी, वरना तेरी कभी नहीं, तेरी तारीफ़ तो मेरी जूती भी ना करे। त्रिशा अपने कंधे उचकाकर, अब भाई जूती का तो पता नहीं, पर आपने तो तारीफ़ ज़रूर कर दी मेरी। सुमति देवी, अच्छा चल, अब मैंने तेरी तारीफ़ की है ना, तो तू मेरी बात मानकर मुझे जल्दी से पानी पूरी ला कर दे दे। त्रिशा, कभी नहीं, ये नहीं कि देख ले आपकी उम्र हो गई है, पर अभी तक आपका चटोरापन नहीं गया। याद नहीं पिछली बार जब आपने पानी पूरी खाई थी तो क्या हालत हुई थी आपकी? सुमति देवी हैरान होकर, तुझे कब से मेरी फ़िक्र होने लगी? त्रिशा, जब से आप मेरी दादी बन गई। इतना कहते त्रिशा अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही रसोई के दरवाजे पर खड़ी जानकी जी को बुलाते हुए सुमति जी ने कहा, सुमति देवी, अगर तुमने हमारी सारी बातें सुन ली हो तो अब बाहर आ सकती हो। जानकी जी हड़बड़ाकर, वो माँ जी, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, वो तो जो मेरे कान में त्रिशा की आवाज़ पड़ी तो बस मैं बाहर आ गई। सुमति देवी, ठीक है, पर अपनी लाडली को समझा, उसे भी अपने जैसी बना ले ताकि वह भी फालतू में बहस करना छोड़ दे, और हाँ, तो जल्दी से मेरे लिए बाहर से पानी पूरी मंगा कर दे। जानकी जी, माँ जी, आपको पानी पूरी तो नहीं मिलेगी, याद है ना पिछली बार जब आपने पानी पूरी खाई थी तो आपके तेजाब बन गया था।
और आपको कितनी दिक्कत हुई थी। सुमति देवी, मैंने तुझे त्रिशा को अपने जैसा बनाने के लिए कहा है ना कि तुझे इसका जैसे बनने के लिए समझी। चल कोई बात नहीं, रहने दे, मुझे नहीं खानी पानी पूरी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर सारा स्वाद ही बिगाड़ दिया। फिर कुछ सोच कर जाकर अपनी लाडली को चाय कॉफ़ी दे दे। बेचारी की मुझसे उलझते हुए सारी ऊर्जा खत्म हो गई होगी। जानकी जी, जी माँ। फिर अपने मन में या दादी पोती चाहे सारा दिन जितना मर्जी एक दूसरे के साथ उलझती रहें, पर दोनों एक दूसरे की चिंता भी कितनी करती हैं। तभी तो पोती को इस बात की फिक्र थी कि कहीं पानी पूरी खाकर दादी की तबीयत फिर ना खराब हो जाए, इसलिए वह पानी पूरी लेकर ही नहीं आई। और दादी को अपनी पोती के थके होने की चिंता है, इसलिए मुझे कॉफ़ी लेकर जाने के लिए कह रही हैं। बस भगवान करे इन दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। जानकी जी को वहीं खड़े देखकर सुमति जी उससे कहती हैं, सुमति देवी, अब यही मेरे सिर पर खड़ी रहोगी या कुछ काम धाम भी करोगी। सुमति जी की डांट सुनकर जानकी जी जल्दी से रसोई में चली जाती हैं और त्रिशा को कॉफ़ी बनाकर देकर आने के बाद रात के खाने की तैयारियों में लग जाती हैं। शाम को 7 बजे के करीब रोहित जी और रमन भी ऑफिस से वापस आ जाते हैं। दोनों अपने कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर वापस हॉल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जानकी जी रमा घर में काम करने वाली के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती हैं और सबको खाना खाने के लिए बुला लेती हैं। कुछ ही देर में सब खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। त्रिशा आते ही उधम मचाना शुरू कर देती है। त्रिशा, मम्मी जल्दी से मुझे खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। रोहित जी, हाँ हाँ जानकी, पहले हमारी लाडली बिटिया को ही खाना दो। सुमति देवी, हाँ तुम्हारी लाडली तो जैसे बहुत काम करके आई है, जो बेचारी थक गई होगी। जानकी, पहले अपने पति और बेटे को खाना दे, दोनों पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, कितना थक जाते हैं। त्रिशा अपनी दादी को चिढ़ाने के लिए, मम्मी पहले मुझे। सुमति देवी जानकी जी को घूरते हुए, बहू पहले रोहित और रमन को। त्रिशा, मम्मी पहले मुझे। सुमति देवी, पहले रोहित और रमन को। दोनों इसी बात पर बच्चों के जैसे तू मैं करने लग जाती हैं। उन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते देख जानकी जी रोहित जी और रमन अपना माथा पीट लेते हैं और मन में। और फिर रमन उन दोनों को चुप करवाते हुए कहता है, रमन, त्रिशा, दादी चुप हो जाइए आप दोनों के चक्कर में तो किसी को भी खाना नहीं मिलना। एक काम करते हैं कि सब अपने लिए खुद ही खाना प्लेट में परोस लेते हैं ताकि कोई बहस ही ना हो। सब अपने लिए खुद ही खाना परोसते हुए खाना खाने लग जाते हैं। तो सुमति जी त्रिशा से कहती हैं, सुमति देवी त्रिशा को घूरते हुए, सीख अपने भाई से कुछ, देख कितना समझदार है मेरा पोता। त्रिशा मुंह में बड़बड़ाते हुए, आप तो कभी अभी तक सीख नहीं सकी और मुझे बोल रही हैं। सुमति देवी, कुछ कहा तूने? त्रिशा, नहीं तो मैं बस यही कह रही थी कि भाई सच में बहुत समझदार हो गए, कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना आप इनकी समझदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए इनकी शादी कर दी जाए। कहते हैं ना कि हर समझदार आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। रमन त्रिशा को आंखें दिखाते हुए, तुम अपनी और दादी की बहस में मुझे बलि का बकरा मत बनाओ और फिलहाल मुझे औरत के हाथ के बिना ही कामयाब होना है, इसलिए मुझे अभी शादी नहीं करनी। सुमति देवी त्रिशा को चिढ़ाने के लिए, रमन बेटा तो शादी कर ही ले ताकि तेरी शादी के अगले दिन ही हम इसकी भी विदाई कर दें ताकि इससे पीछा छूटे। त्रिशा खाना खाते हुए ही, मैं तो भाग कर शादी करूँगी। त्रिशा का इतना कहना था कि सारे परिवार के गले में ही खाना अटक गया और सब बिना पलके झपकाए उसे देखने लगे। जब त्रिशा ने सबको ऐसे देखा तो जल्दी से उनसे बात को संभालते हुए कहा, त्रिशा, क्या बात है दादी, आप तो मुझे तंग करने का सोच रही थी, पर ये आपको क्या हो गया? जानकी जी उसे समझाते, बेटा ऐसा मजाक कौन करता है, हालत देख सबकी। त्रिशा, माँ शुरुआत तो दादी ने ही की थी ना, जब ये मेरी शादी करके मुझे यहाँ से भगाने के सपने देख रही हैं तो मैंने खुद ही भागने की बात कर दी। सुमति देवी मुंह में ही बड़बड़ाते हुए, ये तो वक्त ही बताएगा कि तूने ये बात ऐसे ही बोली है या सच में। त्रिशा, दादी थोड़ा ज़ोर से बोलिए, मेरे खरगोश के कान नहीं हैं। सुमति देवी, हाँ तो फिर कैंची जैसे जुबान भी बंद कर ले और शांति से खाना खा और हमें भी खाने दे। रोहित जी, हाँ बेटा, अब सब चुपचाप खाना खाओ, बाकी बातें खाना खाने की बात करेंगे। त्रिशा भी
सबकी बात मान लेती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। सबके खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए सब हॉल में ही लगे सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में रोहित जी त्रिशा से उसके कॉलेज के बारे में पूछते हैं। उनके इतना पूछते त्रिशा को कुछ याद आता है और वो उछलते सोफे से उठ जाती है और अपना माथा पीटते हुए कहती है, त्रिशा मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ पापा, मैं तो भूल ही गई। रोहित जी उसे छेड़ते हुए, अब जब भूल ही गई तो भूल ही रहो। फिर बाकी सबको इशारा करते हुए, चलो भाई हम सब सोने चलते हैं। त्रिशा उनका हाथ पकड़कर, पापा मुझे याद आ गया है तो सुन लीजिए ना। रोहित जी उसके सिर पर चपत लगाते, अरे पागल मैं तो मजाक कर रहा था, चल बता क्या बात है। त्रिशा, पापा हमारे कॉलेज का टूर जा रहा है उदयपुर और मैं भी उसमें जाना चाहती हूँ। सुमति देवी कोई ज़रूरत नहीं है तेरी हरकतें हैं, मुझे तो डर है कि कोई तुझे पागल समझकर पागल खाने ही ना छोड़ आए। त्रिशा बुरा सा मुँह बनाकर, बहुत ही घटिया मजाक था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर रोहित जी की ओर देखते हुए, मान जाइए ना पापा, 3 दिन की तो बात है, ये मेरा कॉलेज का आखिरी साल है और इसलिए मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ। त्रिशा की बात सुनकर रोहित जी अपनी माँ सुमति की तरफ देखते। सुमति जी आंखों के इशारे से उन्हें अपनी सहमति दे देती हैं तो वो खुश हो जाते हैं और त्रिशा से कहते हैं, रोहित जी ठीक है तुम जा सकते हो पर एक शर्त पर। त्रिशा सवालिया नज़रों से, कौन सी शर्त पापा। रोहित जी वहाँ जाकर अपना पूरा ख्याल रखोगी और कोई भी उल जुलूल हरकत नहीं करोगी। त्रिशा अपने पापा को गले लगाकर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है पापा, धन्यवाद टूर पर जाने की अनुमति देने के लिए। रोहित जी कब जाना है। त्रिशा इस शुक्रवार को। रोहित जी ठीक है। रमन उसे छेड़ते, जा छुटकी जी ले अपनी ज़िंदगी। त्रिशा तिरछी नज़रों से अपनी दादी की ओर देखते, सच में भाई वहाँ जो 3 दिन गुजारने हैं वो सुकून भरे ही होंगे। सुमति जी समझ जाती कि त्रिशा ये सब उन्हें चिढ़ाने के लिए ही बोल रही है, जबकि सच तो ये है कि त्रिशा उनसे उलझे बिना ये 3 दिन बड़ी मुश्किल से ही गुजारेगी। इन दोनों दादी पोती का रिश्ता शुरू से था ही ऐसा कि चाहे एक दूसरे को जो मर्जी बोलती रहें पर दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। इसलिए ही सुमति जी उसे टूर पर जाने के लिए मना कर रही थी, पर त्रिशा की खुशी के लिए उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी ही और त्रिशा को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। उन सब की बातें खत्म ना होते देख जानकी जी ने सबसे कहा, जानकी जी आप सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, रात को सब महफिल जमा कर बैठ जाते हो और सुबह गधे घोड़े बेच कर सोते रहते हो, हर रोज़ मुझे सबको जगाना पड़ता है। जानकी जी की बात सुनकर सब समझ जाते कि अगर अभी आप अपने अपने कमरे में ना गए तो जानकी जी सबकी क्लास लेनी शुरू कर दें, इसलिए सब जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अपने कमरे में जाते त्रिशा सबसे पहले अमित को फ़ोन करते ताकि वो उसे टूर पर जाने वाली खुशखबरी सुना सके। अमित उस समय अपने दोस्तों के साथ था तो उसने त्रिशा का फ़ोन उठाया नहीं, पर त्रिशा भी कहाँ मानने वाली थी, वो अमित को फ़ोन करती ही रही। जब उसके दोस्तों ने ये सब देखा तो उसका एक दोस्त राज उससे पूछने लगा, राज ये बार बार किसका फ़ोन आ रहा है और तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। अमित, कुछ नहीं यार, वो त्रिशा का फ़ोन आ रहा है। राज उसे छेड़ते, ओह तो हमारी भाभी का फ़ोन आ रहा है पर तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। अमित, यार पूछ मत, जब से मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। विवेक, क्यों भाई, ऐसा भी क्या कर दिया उसने। अमित, ये पूछो कि क्या नहीं किया। विवेक हंसते हुए, तो सही बता दे कि क्या नहीं किया। अमित उसे घूरते हुए, यहाँ मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक की पड़ी है। विवेक, अच्छा भाई माफ़ कर दे, मैं कोई मजाक नहीं, बता कि क्या बात है, क्या किया उसने। अमित, यार जिस दिन से वो मेरी ज़िंदगी में आई है कॉलेज में भी मेरे साथ ही चिपकी रहती है, उसकी वजह से मेरी सबसे बातचीत भी बंद हो गई है। घर जाने के बाद भी इतने से समय में 50 फ़ोन करती और बोलती है, इतना है कि बस एक बार शुरू हो गई तो टेप रिकॉर्डर की तरह ही बजती रहती है। राज, अगर तू उससे इतना ही परेशान है तो उसको छोड़ क्यों नहीं देता, क्यों उसके साथ है अभी तक। अमित, अगर तो उससे इतना ही परेशान है। अमित, अगर मुझे उसके जैसे ही कोई अमीर बाप की औलाद मिल जाए तो मैं तो उसे आज छोड़ दूँ। अगर वह अमीर ना होती
तो मैं उसे कब का छोड़ देता। मुझे कौन सा कोई शौक़ है ऐसी बकबक वाली लड़की को संभालने का। मुझे ही पता है कि मैं उसे कैसे झेलता हूँ। विवेक, अब जब तूने ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मूसल से क्यों डरता है? जब तक तुझे ऐसी कोई और लड़की नहीं मिल जाती तब तक संभाल उसे, और कोई चारा भी तो नहीं है। चल अब जल्दी से उसका फ़ोन उठा ले, कब से फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही। अमित भी विवेक की बात मानकर त्रिशा का फ़ोन उठा लेता और उससे गुस्से में कहता है, अमित क्या हुआ है तुम्हें? क्या दिक्कत है? क्यों बार बार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही हो? जब मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ नहीं सकती कि मैं ज़रूर कहीं बाहर हूँगा या किसी काम में हूँगा। त्रिशा बुरा सा मुँह बनाकर, मुझे भी कोई ज़रूरी काम था इसलिए बार बार फ़ोन कर रही थी, पर जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो उसके बाद तो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अब रहो जिस काम में जिसके साथ भी तुम्हें रहना है। मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय। अमित रोने का नाटक करते, रुको बेबी, फ़ोन मत रखना, मेरी बात तो सुनो, गुस्सा मत करो। तुम्हें पता भी है ये है कि जब तुम मुझसे बात नहीं करती तब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए गुस्सा छोड़ो और बताओ क्या ज़रूरी काम था। त्रिशा खुशी से उछलते हुए, पापा ने मुझे उदयपुर टूर पर जाने की अनुमति दे दी है। अब हम उदयपुर जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। अमित मन में गुस्सा और जुबान पर मिठास लाते हुए, यह तो बहुत अच्छी बात है बेबी, तुम जाओ और खूब मस्ती करना। त्रिशा, तुम जाओ का क्या मतलब? हम दोनों जाएंगे। अमित नाटक करते हुए, मैं नहीं जा सकता। तुम्हें तो मेरे घर की हालत के बारे में पता है ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टूर पर जाने के लिए पैसे दे दूँ। मैं तो अपने कॉलेज की फ़ीस ही बड़ी मुश्किल से भर पाता हूँ। त्रिशा, ओफ़ो, बस इतनी सी बात, तुम चिंता क्यों करते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे टूर की फ़ीस भी मैं भर दूँगी। अमित अपनी बातों में शहद घोलते हुए, नहीं बेबी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हर बार मेरी हर ज़रूरत को तुम पूरा करो। तुम्हारा भी तो मन करता है कि होगा कि बाकी लड़कियों के बॉयफ्रेंड की तरह मैं भी तुम्हारा खर्चा उठाऊं, पर यहाँ तो मैं ही तुमसे अपने खर्चे उठवा रहा हूँ। त्रिशा, या हम दोनों में तुम्हारा और मेरा कहाँ से आ गया? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हारी फ़ीस भर रही हूँ तो मतलब भर रही हूँ, तुम बस जाने की तैयारी करो। अमित, ठीक है बेबी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा, अभी मैं किसी काम से बाहर हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर अमित फ़ोन रख देता है। अमित के फ़ोन रखते ही उसके दोस्त जो अब तक उसका सारा नाटक देख रहे थे, उनमें से विवेक उसको शाबाशी देते हुए कहता है, विवेक, तू तो बहुत अच्छा अभिनय करने लगा है, जाकर फिल्मों में कोशिश कर, देख कितना नाम होगा तेरा। अमित अपने पेट की ओर इशारा करके, इस पापी पेट के लिए करना पड़ता है जनाब। अगर उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ दिया तो मेरा खर्चों का क्या होगा? अब तो वो मेरी बातों में आकर मेरा खर्चा उठाती रहती है। राज, चल बढ़िया है, जब तक तुझे कोई और नहीं मिलती तब तक उसे ही बर्दाश्त कर ले। अमित, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चल अब मैं चलता हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना है। उन दोनों से विदा लेकर अमित अपने घर जाता है। अगले दिन कॉलेज जाकर त्रिशा अपना और अमित का नाम भी टूर पर जाने के लिए लिखवा देती है। उनकी सारी क्लास में इस टूर पर जा रही थी। बच्चों के साथ साथ उनके प्रोफेसर भी इस टूर पर जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थे, तो पूरा दिन क्लास में बस टूर से संबंधित बातें ही होती रही। अगर किसी प्रोफेसर ने उन्हें पढ़ाना भी चाहा तो विद्यार्थी कुछ देर पढ़ने के बाद किसी न किसी तरह उन्हें अपनी बातों में उलझा ही लेते और पढ़ाई से बच ही जाते। जल्दी ही वो दिन भी आ गया जब त्रिशा ने टूर पर जाना था। उसे सुबह 6 बजे कॉलेज में पहुंचना था, तो रमन उसे कॉलेज तक छोड़ने के लिए जा रहा था। जैसे त्रिशा हॉल में आई तो वहाँ उसका परिवार खड़ा था। सबसे पहले जानकी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जानकी जी, अपना ख्याल रखना बेटा और समय निकाल कर फ़ोन करती रहना। रोहित जी, वहाँ अच्छे से रहना, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत इंतज़ाम करवा दूँगा। त्रिशा उन दोनों के गालों को छूते हुए, अरे मेरे प्यारे मम्मी पापा, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रही हूँ और ये कॉलेज का टूर है तो सब होंगे वहाँ, इसलिए आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सुमति देवी, चिंता तो होगी ही ना, जैसे तेरी हरकतें हैं उनको देखकर तो तुझे कहीं भी भेजने से डर ही लगता है। त्रिशा, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया? सुमति देवी, तूने तो कुछ नहीं किया, बस ये जो तेरी जुबान है ना वही सब कुछ कर देती है, तो वहाँ जाकर इसे काबू में रखना और अनजान लोगों से बातें मत करना। त्रिशा अपने
हाथ जोड़ते हुए, जो आपकी आज्ञा दादी श्री। अच्छा, मैं भी आपको कुछ बोलूं? सुमित्रा देवी, अगर मना करूंगी तो नहीं बोलेगी? सुमित्रा देवी, त्रिशा, मैं तो फिर भी बोलूंगी। सुमित्रा देवी, तो फिर पूछने की क्या ज़रूरत है, बोल, क्या बोलना है? त्रिशा, मेरे जाने के बाद मेरी कमी पूरी करने के लिए आप मम्मी पापा और भाई से मत उलझती रहना, और सबसे ज़रूरी बात, अपने इस चटोरी जीभ को काबू में रखना। बाहर से कुछ भी उल्टा सीधा मंगा कर मत खाती रहना, और हो सके तो जब तक मैं वापस आऊँ अपने इस खड़ूस पन्ने को ख़त्म करके रसमलाई जैसी मिठाई बन जाना। इतना बोलते त्रिशा वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाती और सुमति जी हंसते हुए बड़बड़ाने लगती। सुमति देवी, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। रोहित जी, माँ आप त्रिशा की बातों का बुरा मत मानना, वो अभी बच्ची है। सुमति देवी, ये हम दादी पोती की आपस की बात है, इसमें तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, हम दोनों हमारा देख लेंगे। रोहित जी और जानकी जी उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। फिर कुछ सोचकर दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। उधर रमन त्रिशा को कॉलेज छोड़कर वापस आ गया। बस उदयपुर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अमित भी वहां पहुंच गया। त्रिशा उसको देखते ही खुशी से उछल पड़ी और बस में उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। अमित ने उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अमित, इस टूर के दौरान मेरे साथ ही मत चिपकी रहना। हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वहाँ कोई बखेड़ा खड़ा हो। त्रिशा मुँह बनाते हुए, पर मैं तो इस टूर पर सिर्फ तुम्हारे साथ ही वक्त बिताने के लिए आई हूँ। अमित उसको समझाते हुए, मैं जानता हूँ, पर हमें बाकी सब चीज़ों का ध्यान भी तो रखना ही होगा ना। त्रिशा अपना नाक सिकोड़ते हुए, ठीक है। अमित अपने मन में खुश होते हुए, अगर इसने मेरी ये बात सच में मान ली तो 3 दिन तो मेरे अच्छे खासे बीतेंगे। उसके बाद भी भगवान करे ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे हमेशा के लिए इसकी बकबक से छुटकारा मिल जाए। काश कि वही मुझे कोई पैसे वाली लड़की मिल जाए। त्रिशा उसके आगे चुटकी बजाकर, क्या हुआ, कहाँ खो गए? अभी तो हम बस में साथ में बैठे हैं, अभी तो बातचीत कर ही सकते हैं ना। अमित, हाँ, वो मैं सोच रहा था कि उदयपुर में क्या कुछ करना है। त्रिशा हंसते हुए, इसमें सोचना क्या है, मस्ती करनी है बस। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अमित सवालिया नज़रों से, कौन सा आइडिया? त्रिशा अपनी आंखों को नचाते हैं, वो मैं सोच रही थी कि अब जब हम यहाँ आए ही हैं तो क्यों ना हमारी शादी के कपड़े भी यहीं से ले लें। फिर तो पता नहीं कब मौका मिलेगा हमें ऐसे इकट्ठे रहने का। और तुम्हें तो पता है कि शादी की खरीदारी में कितना समय लग जाता है। अमित उसे घूरते हुए, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कल ही हमारी शादी हो। इतनी जल्दी क्या है? जब हमारी शादी होगी तो हमारे घर वाले अपने आप ही हमारे लिए शादी के लिए कपड़े भी लेंगे। त्रिशा अपना माथा पीटते, अरे यार, तुम कितने बड़े बुद्धू हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे नहीं लगता मेरे घर वाले मानेंगे, और हमें भागकर ही शादी करनी होगी, तो इसलिए हमें हमारी खरीदारी भी खुद ही करनी होगी ना। अमित, पक्का ही है कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे? त्रिशा, हाँ बिल्कुल पक्का, मेरे घर वाले मेरी दादी की बात सुनेंगे, और मेरी हिटलर दादी तो इस शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। अमित, अच्छा, और तुमने यहाँ सोचा कि भागकर शादी करने के बाद हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? हमारा गुजारा कैसे होगा? त्रिशा, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम दोनों नौकरी करेंगे और उसी से हमारा अच्छे से गुजारा भी हो जाएगा। अमित, कहना बहुत आसान है, पर जब यह सारी जिम्मेदारियाँ खुद पर पड़ती हैं ना, तब पता चलता है। त्रिशा, ओफो, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, और मेरे घर वाले भी मुझसे ज़्यादा समय तक नाराज़ नहीं रह सकते। एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो नाराज़ नहीं रहेंगे, उसके बाद खुद ब खुद मान जाएंगे। अमित अपने मन में, मैं तो सोच रहा था कि अगर इसके घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने तो मैं इससे शादी ही नहीं करूँगा, क्योंकि जिस दौलत के लिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ वो तो फिर इसके पास रहेगी ही नहीं। पर इसके कहने के तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं। सही तो बोल रही है, या कि इसके घर वाले थोड़े दिनों के लिए इससे नाराज़ रहेंगे और उसके बाद खुद ब खुद मान जाएंगे। इसके बाद तो सारी जायदाद मेरी ही होगी। पर इस बात में भी खतरा है, पता नहीं वह मानेंगी भी या नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि मुझे कोई और लड़की मिल ही जाए। इतना खतरा क्यों लेना, पर अगर ना मिली तो फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा। इससे पहले कि त्रिशा उससे कुछ कहती, उससे पहले शब ने अंताक्षरी खेलना
खेलने का प्लान बना लिया और सब शोर मचाने लग गए। इतना शोर सुनकर अमित थी कि खुद की तंद्रा भंग हो गई। इसके बाद सबने साथ मिलकर अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया ताकि रास्ता लंबा ना लगे। आज तो बच्चों के साथ प्रोफेसर भी बच्चे बने हुए थे और सब इस अंताक्षरी का हिस्सा बन गए थे, जिससे उनका ये सफ़र हंसी मजाक में कैसे बीत गया उन्हें पता भी नहीं। दोपहर 2 बजे के करीब उनकी बस उदयपुर पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने सनलाइट होटल काल्पनिक नाम में चेक इन किया। सभी लड़कियों को नीचे के कमरों में 2-2 के जोड़ों में और लड़कों को अपनी मंजिल के कमरों में 2-2 के जोड़ों में रखा गया। सबको जल्दी से फ्रेश होकर दोपहर के खाने के लिए नीचे आने की हिदायत दी गई। 15 मिनट बाद सब फ्रेश होकर नीचे बने डाइनिंग टेबल के पास इकट्ठा हो गए। सबने दोपहर का खाना खाया। इसके बाद सबको 2 घंटे के लिए आराम करने का बोलकर अपने अपने कमरों में भेज दिया गया और शाम 4:30 बजे सबको तैयार होकर नीचे आने को बोल दिया गया। अपने अपने कमरे में जाकर सभी आराम करने लग गए। कुछ देर आराम करने के बाद त्रिशा ने अपने घर के फ़ोन पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन की घंटी बजते ही सुमिता जी ने फ़ोन उठा लिया और कहने लगी, सुमिता देवी, हेलो। त्रिशा हंसते हुए, क्या बात है दादी, आपने तो पहली घंटी पर ही फ़ोन उठा लिया। इतना याद कर रही थी क्या आप मुझे? सुमिता देवी झूठ बोलते हुए, तुझे याद करे मेरी जूती, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू 3 दिन के लिए गई है तो मुझे शांति मिलेगी। त्रिशा उन्हें ताना मारते हुए, अच्छा अगर आप मुझसे इतनी ही दुखी हैं तो फिर पहली घंटी में ही फ़ोन कैसे उठा लिया? सच सच बताइए, आप मुझे ही याद कर रही थी ना और मेरे फ़ोन का ही इंतज़ार कर रही थी ना? सुमिता देवी, अब भाई अगर किसी ने झूठी उम्मीद पालनी ही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फ़ोन तो इसलिए मैंने जल्दी उठा लिया क्योंकि मैं यहीं बैठी थी और तेरी मम्मी रसोई में थी और उसके फ़ोन उठाने तक तो मेरे कान के पर्दे ही फट जाते। सुमिता जी जब त्रिशा से बात कर रही थी तब जानकी जी भी वहाँ आ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उन्हें सुमिता जी की बात याद आ गई कि हम दादी पोती के बीच मत आया करो, तो इसलिए वो चुप ही रही। उधर त्रिशा ने सुमिता जी की आवाज़ सुनकर कहा, त्रिशा, शुक्र है कि आप मुझे याद नहीं कर रही थी, वरना ये बात सुनकर तो मैं बेहोश ही हो जाती। सुमिता देवी, मैं तो नहीं याद कर रही थी पर मुझे लगता है कि तेरे ही मेरे बिना दिल नहीं लगा। त्रिशा, आप भी गलत फहमी मत पालिए, वो तो मैंने मम्मी से बात करने के लिए फ़ोन किया है। सुमिता देवी, अच्छा तो फिर तूने उसके मोबाइल पर फ़ोन क्यों नहीं किया? त्रिशा बहाना सोचते हुए, वो मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा था तो इसलिए घर के फ़ोन पर फ़ोन कर लिया। सुमिता देवी, ओह, पर मुझे तो कोई झोल लग रहा है। त्रिशा, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आपने फ़ोन उठा लिया है तो ये भी बता दीजिए कि कहीं आप मेरी कमी पूरी करने के लिए मम्मी को तंग तो नहीं कर रही हैं ना? सुमिता देवी, वाह, तू तो इस शहर से बाहर जाते समझदार होगी। त्रिशा, मतलब? सुमिता देवी, मतलब ये कि मैं सच में तेरी मम्मी को तंग कर रही हूँ। तेरी मम्मी को मैंने एक टांग पर खड़ा कर रखा है और तब तक ऐसे ही रखूँगी जब तक तू वापस नहीं आ जाते। त्रिशा नाटक करते, ओह बेचारी मेरी मम्मी, कहाँ आप जैसी खड़ूस सास के चुंगल में फंस गई। सुमिता देवी, सास तो फिर भी ठीक है, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरी बहू को कहाँ से तेरी जैसे बकबक करने वाली लड़की मिल गई। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही उलझती रहती हैं और फिर फ़ोन रख देती हैं। भले ही दोनों ने एक दूसरे से कह दिया हो कि वो दोनों एक दूसरे को याद नहीं कर रही थी, पर सच तो ये था कि उन दोनों का ही एक दूसरे के बिना मन नहीं लग रहा था। सुमिता जी सुबह से अपने मोबाइल और फ़ोन के आसपास ही बैठी थी ताकि त्रिशा का फ़ोन आते ही वो उससे बात कर सकें। उधर त्रिशा ने भी अपनी दादी से ही बात करनी थी, इसलिए उसने जानबूझकर घर के फ़ोन पर फ़ोन किया क्योंकि उसे पता था कि उस समय सुमिता जी हॉल में ही होती हैं। जब सुमिता जी ने फ़ोन रखा तो जानकी जी उन्हें ही देखती रही थी। जानकी जी को खुद की तरफ इस तरह देखते हुए पाकर सुमिता जी उसने कहा, सुमिता देवी, क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही है? जानकी जी, माँ जी, आपने त्रिशा से झूठ क्यों बोला कि आप
उसके फ़ोन का इंतज़ार नहीं कर रही थी। सुमिता देवी मुस्कुराते हुए, उसने भी तो झूठ ही बोला है ना, उसने मुझसे बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया। जानकी जी हैरानी से, आपको कैसे पता चला माँ जी कि उसने झूठ बोला है? सुमति देवी, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। वो भले ही मुझे कुछ भी बोल देती है, पर मैं जानती हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। जानकी जी, फिर आप भी उससे क्यों उलझती रहती हैं? सुमित्रा देवी हंसते हुए, चल आज मैं इस राज से पर्दा उठा देती हूँ। दरअसल त्रिशा को देखकर मुझे तुम्हारे ससुर जी की याद आती। वैसे भी वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर फिर भी हर बात पर ऐसे ही उलझते रहते थे। जब से त्रिशा के साथ ऐसे रहना शुरू किया, तब से मुझे उनकी कमी का एहसास नहीं हुआ। मैं तो भगवान को कोसती थी कि उन्होंने मुझसे इन्हें इतनी जल्दी क्यों छीन लिया। जब रोहित 15 साल का था, तब वो हमें छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। मुझे लगता है कि भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया था, शायद इसलिए उन्होंने त्रिशा के रूप में मुझे उनसे मिलवा दिया। जानकी जी रुआसी आवाज़ में, सच बताऊं तो माँ जी, जब आप दोनों को मैं ऐसे तू मैं करते देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं हमेशा त्रिशा को समझाती थी। पर आज आपकी बातों से पता चल गया है कि आप दोनों की तू मैं के पीछे भी कितना गहरा प्यार छुपा हुआ है। सुमति देवी अपनी नम आँखों को साफ करते हुए, अब सब पता चल गया ना, तो अब से ना तो हम दोनों के बीच में कुछ बोलना और ना ही खुद को बुरा लगने देना। जानकी जी मुस्कुराते हुए, कभी नहीं। फिर दोनों सास बहू कुछ देर के लिए आपस में बातें करती हैं। उसके बाद सुमति जी अपने कमरे में चली जाती हैं। उधर त्रिशा और बाकी सबको दिया हुआ समय पूरा हो गया और फिर सब घूमने के लिए निकल गए। पिछौला झील और विंटेज स्टेडियम घूमते ही सबको रात हो गई थी, तो सब वापस होटल में आ गए। पूरे समय त्रिशा मौका ढूंढती रही कि वो अमित के साथ वक्त बिता सके, पर अमित को तो जैसे बहुत अच्छा मौका मिला हुआ था त्रिशा को नज़रअंदाज करने का, इसलिए उसने त्रिशा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। त्रिशा को लगा कि शायद अमित प्रोफेसर के डर के कारण उसके साथ समय नहीं बिता रहा, इसलिए उसने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को होटल वापस आने के बाद सबने रात का खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। सफ़र और घूमने के कारण इतना थक गए थे, सबको लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह अमित जल्दी उठकर होटल में ही बने बगीचे में टहलने चला गया और वहाँ की ताज़ी हवा और मनमोहक दृश्य को महसूस करते हुए खुश होने लगा और अपने मन में सोचने लगा, अमित, मुझे तो लगा कि यहाँ त्रिशा के साथ होने पर मैं इस टूर का अच्छे से आनंद नहीं ले पाऊँगा, पर शुक्र है कि मेरा प्लान काम कर गया और इस टूर के दौरान ही सही पर मेरा उससे पीछा छूटा। अपने ही ख्यालों में खोए हुए अमित टहल रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रही थी, जिस कारण उन दोनों की टक्कर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हुई थी और लड़की नीचे गिरने ही वाली थी कि अमित ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जैसे अमित ने उस लड़की को देखा तो बस उसे ही देखता रह गया। उसका गोरा रंग, नीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे मुलायम होंठ, कुल मिलाकर वो इतनी खूबसूरत थी कि जो उसे भी देखे बस देखता ही रह जाए। जब अमित ने उसे नहीं छोड़ा तो वो खुद ही सीधी खड़ी हो गई और जिससे अमित की तंद्रा भंग हो गई। उसने उस लड़की से पूछा, अमित, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? लड़की मुस्कुराते, मैं ठीक हूँ। अगर आप मुझे ना पकड़ते तो पक्का चोट लग जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे गिरने से बचाया, और माफ़ करना मैं ऐसे आपसे टकरा गई। दरअसल मैं थोड़ी जल्दी में थी। अमित मुस्कुराते, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी। वैसे हेलो, मेरा नाम अमित है। लड़की, हेलो, मेरा नाम तानिया, और मुझे माफ़ करना मैं जल्दी में हूँ, बाय। इतना कहते वो लड़की एक बार फिर जल्दी में वहाँ से निकल गई। अमित कुछ देर तक खड़ा उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। सुबह 8 बजे सब लोग नाश्ते के लिए मिले और फिर नाश्ता करके घूमने के लिए निकल गए। सबसे पहले सब लोग एक लिंग जी की मंदिर में गए। वहाँ भगवान के दर्शन करने के बाद सब क्रिस्टल गैलरी में चले गए। वहाँ घूमते हुए त्रिशा मौका पाकर अमित के पास आई और उससे कहने लगी, त्रिशा, जब से हम उदयपुर आए हैं तब से तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करे। ऐसा क्यों? अमित, यार, तुम्हें मैंने बताया था ना कि यहाँ कितने प्रोफेसर हैं, और अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो, और मैं नहीं चाहता कि हमारा ये टूर ख़राब हो। त्रिशा, वो सब मुझे नहीं पता,
मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई हूँ और इसलिए अब और नाटक मुझसे नहीं होगा। मैंने तय किया कि जब शाम को हम होटल वापस आएंगे तो हम सबसे नजरें बचाकर घूमने निकल जाएंगे। अमित झल्लाते, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर हमें किसी ने देख लिया तो सोचा भी है क्या होगा? त्रिशा, वो सब मुझे नहीं पता। मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुम ना आए तो मैं आज के बाद दोबारा तुमसे बात नहीं करनी। अमित, यार ये कैसी जिद है तुम्हारी? समझने की कोशिश तो कर। त्रिशा, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज रात मैं होटल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी, बाय। इतना कहकर त्रिशा वहाँ से चली गई और अमित गुस्से से उसे पीछे से देखता ही रह गया जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद अमित खुद से ही गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अमित, हद है इस लड़की की। कहाँ तो मैं सोच रहा था कि ये दिन में तो मेरे अच्छे से बीतेंगे, पर अब इसने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। क्या करूँ मैं? अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो सच में इसने मुझसे बात नहीं करनी और मेरा इसके साथ कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं है। इसी उधेड़-बुन के साथ ही अमित उस क्रिस्टल गैलरी के आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था कि किसी से टकराया। जब अमित ने माफ़ी मांगने के लिए उसकी तरफ देखा तो सामने तानिया को देखकर हैरान हो गया। तानिया भी हैरानी से उसे देख रही थी। उसके बाद मुस्कुराते हुए उससे बोली, तानिया, अमित तुम यहाँ? लो, फिर से मैं तुमसे ही टकरा गई। अमित मुस्कुराते, लगता है हमारी किस्मत में मिलना लिखा है, तभी बार बार आप मुझसे टकरा रही हैं। तानिया हंसते हुए, हाँ हो सकता है, तो चलो फिर हम साथ में ही घूम लेते हैं। अमित, नहीं, अभी यह संभव नहीं। दरअसल मैं यहाँ अपने कॉलेज टूर पर आया हूँ तो मुझे फ़िलहाल उनके साथ ही रहना होगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो आज रात जब मेरे कॉलेज वाले सो जाएंगे तब हम कहीं घूमने चलें। तानिया कुछ देर सोचते हुए, हाँ ठीक है, अब जब हम बार बार टकरा ही रहे हैं तो फिर साथ घूम ही आते हैं। मैं भी सनलाइट होटल में ही रुकी हुई हूँ तो होटल के बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर अपना मोबाइल नंबर देते हुए, ये मेरा मोबाइल नंबर ले लो। अगर मुझे ढूंढने में दिक्कत हुई या किसी कारणवश अगर तुम नहीं आ पाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। अमित मुस्कुराते हुए, शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। तानिया, पता नहीं कैसे तुम पर भरोसा हो ही गया। इसके बाद तानिया वहाँ से चली जाती और अमित मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहता। जब तक तानिया उसके आसपास थी तब तक वो त्रिशा के बारे में बिल्कुल भी भूल चुका था। तानिया के वहाँ जाने के बाद अमित अपने मन में कहने लगा, अमित, मुझे लगता है जिस लड़की की मुझे तलाश है वो तानिया ही है। ये देखने में भी अमीर घर की लगती और इसके आसपास होने से मुझे सब कुछ अच्छा भी लगता है। अब बस आज मुझे पता चल जाए कि ये सच में अमीर है या नहीं। अगर वो अमीर हुई तो किसी भी तरह उसे खुद की ज़िंदगी में शामिल करना है। फिर जैसे ही अमित को त्रिशा की बात याद आती है तो वो अपना सिर पकड़कर खुद से कहता है, अमित, ये मैंने क्या कर दिया? आज तो मुझे त्रिशा के साथ जाना था तो मैं तानिया के साथ जाने की बात कैसे कर गया? क्योंकि जब तक तानिया के साथ मेरी कोई बात नहीं बनती तब तक तो मुझे त्रिशा को झेलना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? कैसे इस मामले को सुलझाऊं? कुछ सोच अमित, कुछ सोच। तेरा आज तानिया से मिलना भी ज़रूरी है क्योंकि उसका कोई पता भी तो नहीं मालूम, और अगर पहली बार में ही ख़राब प्रभाव पड़ा गया तो फिर तो कोई बात बनने से रही। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में कुछ आता और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती। अपनी इस मुसीबत का हल ढूंढने के बाद अमित आराम से घूमने पर ध्यान देने लगता है। रात तक सब अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं और फिर होटल वापस आ जाते हैं। होटल पहुंचकर सब रात का खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या त्रिशा अमित की असलियत जान पाएगी या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।